हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं घास चरने वाले जंतुओं में पाचन की क्रिया विधि के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि जो घास चरने वाले जो जंतुएं होते हैं वो अपने पाचन की क्रिया विधि को किस तरीके से संपादित करते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपके घास चरने वाले जो जंतुएं होते हैं उनमें पाचन की जो दोस्तों व्यवस्था होती है वह अन्य जंतुओं की तुलना में दोस्तों भिन्न होती है, अर्थात दोस्तों उनसे अलग होती है। तो अब आपके माइंड में दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर जो घास चरने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो पाचन की व्यवस्था होती है वह अन्य जीवों की तुलना में अलग क्यों होती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो घास चरने वाले जो जीव जंतु हैं इनमें जो पाचन की व्यवस्था है ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल इन्हीं में अलग होती है। आपके इस संसार के सजीव जगत में आने वाले समस्त कुल जितने सारे दोस्तों आपके जीव प्राणी हैं उन सभी जीव प्राणियों को दोस्तों जो पाचन की व्यवस्था होती है वह दोस्तों अलग अलग होती है। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपके सजीव जगत में आने वाले समस्त कुल जितने सारे सजीव प्राणी हैं उन सभी को पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ये प्राणी अपने दोस्तों पोषण को प्राप्त नहीं करेंगे तो उस स्थिति में यह अपने दोस्तों बिल्कुल भी जीवन के अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते हैं। अर्थात इनके जीवन के अस्तित्व को कायम बनाए रखने में पोषण अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब ये पोषण प्राप्त करते हैं अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनमें भी पाचन की क्रिया का जो गुण है वो देखा जाता होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपके सभी जीव प्राणियों में जो पाचन की क्रिया विधि का जो गुण है वो बिल्कुल भी दोस्तों एक समान नहीं होता, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि अमीबा में जो दोस्तों पाचन की क्रिया थी वह पैरामीशियम में पाचन की क्रिया विधि से भिन्न थी, अर्थात अलग थी। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इन जीवों में पाचन की जो क्रिया विधि है यह दोस्तों अलग हो जाती है इनके शारीरिक संरचना के आधार पर और साथ ही जो इनका भोजन है उसके आधार पर। अर्थात जो प्राणी अपने भोज पदार्थ के रूप में जिस भोजन को प्रयोग में लाते हैं उस भोजन के आधार पर भी दोस्तों इनके जो पाचन की व्यवस्था होती है वह दोस्तों भिन्न हो जाती है। आपने दोस्तों पिछली वीडियो के माध्यम से जाना है कि जो आपके मांसाहारी जीव होते हैं उनमें जो पाचन की व्यवस्था होती है वह दोस्तों थोड़ी सी भिन्न होती है, अर्थात इनमें जो छोटी हाथ की जो लंबाई होती है यह दोस्तों काफी छोटी होती है, यानी इनका जो क्षुद्रांत होता है वो काफी दोस्तों छोटा होता है शाकाहारी जीवों की तुलना में। शाकाहारी कहने का मतलब कि जो जीव घास खाते हैं या दोस्तों पेड़ पौधों के पत्तियां खाते हैं तो उन जीवों की तुलना में जो आपके मांसाहारी जीवों के जो क्षुद्रांत होते हैं वह दोस्तों काफी छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि मांस को पचाने के लिए अधिक लंबाई वाले क्षुद्रांत की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन दोस्तों जो आपके घास हो गए या पेड़ पौधों के पत्तियां हो गए उनको पचाने के लिए अधिक लंबाई वाले जो दोस्तों क्षुद्रांत होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसीलिए भोजन के आधार पर जो जीवों के दोस्तों जो पाचन की व्यवस्था है वह अलग अलग देखी जाती है। तो अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जो घास चरने वाले जीव जंतु होते हैं तो आखिर चरते तो घास ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पतई खाते होंगे, तो जो पतई है जो घास है इनमें तो कार्बोहाइड्रेट होता होगा और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से प्राप्त होती होगी, क्योंकि पेड़ पौधे ही आपके इस प्राकृतिक में ऐसे साधन है जो हमें कार्बोहाइड्रेट रूप में भोजन को प्राप्त कराते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दोस्तों आप अपने भोज पदार्थ के रूप में जो भी आप भोजन दोस्तों उपयोग में लाते हैं वे सारे के सारे दोस्तों आपके पादप जगत से ही प्राप्त होते हैं, मांसाहारी को छोड़कर। जैसे कि मान के चलते हैं आपका आलू हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, प्याज हो गया, आपका दाल हो गया, मसूर हो गया, तिलहन हो गया, तेल हो गया, ये जो कुछ भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे चीज आपके पादप जगत से ही प्राप्त होते हैं। काजू, किशमिश, छुहाड़ा, बादाम ये सारा चीज आपका पादप जगत से ही प्राप्त होते हैं। तो जब दोस्तों ये भी पादप जगत से ही प्राप्त होते हैं तो फिर इनके पाचन के लिए हमारी जो व्यवस्था है पाचन की वह घास चरने वाले जंतुओं के पाचन व्यवस्था से अलग क्यों है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मानते हैं कि जो आप पादप जगत से संबंधित भोजन उपयोग में ला रहे हैं उसके पाचन के लिए जो आपके पाचन की व्यवस्था है वह घास चरने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था से अलग है। तो दोस्तों इसका कारण भी आप लोग जान लो। कारण ये है दोस्तों क्योंकि जो आप अपने भोजन के रूप में इन पदार्थों का उपयोग करते हैं तो इन पदार्थों में बिल्कुल भी सेलुलोज उपस्थित नहीं रहता, यानी सेलुलोज की जो
जो प्रधानता होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों जो घास होता है उसमें सेलुलोज की प्रधानता रहती है। जो पत्तियां होते हैं उनमें दोस्तों सेलुलोज की प्रधानता रहती है। तो दोस्तों ये जो सेलुलोज का पाचन है वो सभी जीव प्राणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज का पाचन वैसे ही जीव प्राणी कर सकते हैं जिसमें सेलुलोज के पाचन करने की जो दोस्तों क्रिया विधि है पाचन की वह उसके शरीर में बनाई गई होगी। अगर उस शरीर में दोस्तों सेलुलोज के पाचन की जो क्रिया विधि है उस तरीके से उसके शरीर में नहीं बनाई गई होगी तो वह कहीं ना कहीं दोस्तों उस सेलुलोज का जो पाचन है वह नहीं कर सकता। अगर आपको भरोसा नहीं है तो दोस्तों आप घास या पतई खाकर देख लीजिए, आप उसे बिल्कुल भी पचा नहीं सकते हैं, आप दोस्तों उल्टी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके घास के पाचन के लिए जो व्यवस्था है पाचन क्रिया की वो बिल्कुल भी दोस्तों आपके पास उपस्थित नहीं है। साथ ही दोस्तों उसके पचाने में जो सहायक एंजाइम्स होते हैं वो भी आपके शरीर में नहीं है जिससे कि आप उसे पचा सके। लेकिन जो घास चरने वाले जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त वो व्यवस्था होती है जिसके कारण ये घास को सरलता पूर्वक पचा जाते हैं। तो उसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनमें जो व्यवस्था होती है वो हम लोगों के पाचन व्यवस्था से किस प्रकार से भिन्न होती है और कैसी होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि चाहे वो जीव प्राणी कोई भी हो, अगर हम बात करें बहुकोशिकीय का, क्योंकि दोस्तों बहुकोशिकीय ही ऐसे जीव हैं जिनमें दोस्तों भोजन ग्रहण करने के लिए मुख होता है। लेकिन जो एककोशिकीय जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे एककोशिकीय जीव हैं, सारे नहीं मतलब कुछ ऐसे एककोशिकीय जीव होते हैं जिनमें दोस्तों क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल भी मुख नहीं होता। ठीक, तो दोस्तों देखिए जब हम मुख के माध्यम से भोजन को ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ग्रास नली के माध्यम से होते हुए सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो वो दोस्तों सबसे पहले आमाशय में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपके इस संसार में समस्त कुल जितने सारे दोस्तों आपके जीव हैं जो अपने मुख के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों जो भोजन है जब वो मुख के माध्यम से ग्रास नली से होते हुए पेट में जाता है तो वह सबसे पहले वो दोस्तों पेट के प्रथम भाग आमाशय में ही प्रवेश करेगा। जिस प्रकार से आप लोगों के पेट में जो दोस्तों आमाशय है ना उसमें भोजन जाता था ना, ठीक उसी प्रकार से जो घास चरने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो भी अगर घास को खाते हैं तो इनके ग्रास नली के माध्यम से होते हुए जो घास है वह आमाशय में प्रवेश करता है। अब यहीं से दोस्तों क्या होती है कि जो पाचन की व्यवस्था है वह दोस्तों भिन्न हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो आपके घास चरने वाले जो जंतुएं होते हैं उनमें जो आमाशय का जो स्वरूप होता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे शरीर में जो आमाशय का जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल भी 4 भागों में नहीं बढ़ता, लेकिन दोस्तों इनमें बढ़ जाता है। तो काहे बढ़ता है आप लोग सबसे पहले ये समझकर रखना। देखिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी मान के चलते हैं जैसे कि पतई खाने वाला या घास चरने वाला और कोई जीव जंतु हो, जैसे घोड़ा हो गया या बकरी हो गया, गाय हो गया, आपका दोस्तों गधा हो गया, ये जो भी आपके जीव प्राणी हैं जो कि घास चरते हैं, तो ये दोस्तों क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी घास को चर लेते हैं। यानी इनको अंदर डर रहता है कि कोई चरवाहा मुझे मारने न लगे या कोई हमें मार कर भगा ना दे जिससे कि हम भोजन को छोड़कर जा सके और भूखे रह जाएं। तो वो हाल ही क्या करते हैं कि खेतों के घासों को चर जाते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो खेतों के घास होते हैं उनको दोस्तों वो हाल ही खा लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि जब वो खाते हैं ना तो खाने के प्रक्रम में जो ये घास है वो दोस्तों अपने मुंह में बिल्कुल भी चबाकर नहीं खाते हैं। जिस तरीके से हम लोग अपने मुख के माध्यम से जब भोजन को खाते हैं तो हम अपने मुख में भोजन को अच्छी तरीके से चबा कर ही ग्रास नली के माध्यम से आमाशय को देते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपके घास चरने वाले जो जीव जंतु हैं ये क्या करते हैं कि वो बिल्कुल भी घास को अच्छे से चबाकर अपने आमाशय को नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी खाकर बिना दोस्तों चबा ही जैसे तैसे वह घास को क्या करते हैं कि अपने आमाशय को दोस्तों दे देते हैं, जो कि पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ग्रास नली करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका घास है वह सबसे पहले आपके आमाशय के पहले भाग में जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपका आमाशय कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में। तो दोस्तों जब आपका आमाशय 4 भागों में बटा होता है तो उसका जो पहला भाग है वह कहलाता है दोस्तों रूमेन। देखिए मैंने लिखवाया है घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा रहता है, जिसमें पहला होता है रूमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम और तीसरा होता है ओमासम और चौथा होता है ओबामासम। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोग बताया
कि आपके घास चरने वाले जंतुओं में जो आमाशय का जो सबसे बड़ा भाग होगा वही आपके रूमेन के रूप में जाना जाएगा। और इसी बड़ा भाग में यानी इसी पहले भाग में जो दोस्तों आपके मुख द्वारा ग्रहण किया गया जो घास होता है वह उसमें प्रवेश करता है, अर्थात उसी में वो दोस्तों उपस्थित रहता है। और बाद में क्या करते हैं कि ये जो दोस्तों पशु होते हैं घास चरने वाले वह उसी रूमेन से पुनः क्या करते हैं कि घास को अपने मुख में लाकर अर्थात अपने मुंह में लाकर उसे दोस्तों वो चबाना शुरू कर देते हैं, अर्थात उसे खाना शुरू कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे गाय होते हैं भैंस होते हैं, ऐसे क्या समस्त कुछ जितने सारे आपके गाय भैंस होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर कुछ नहीं भी खा रहे होते हैं तो अपने मुंह को वो चलाते रहते हैं। ठीक है, तो आपने गौर किया होगा कि कुछ खा नहीं रहा है फिर भी मुंह चला रहा है, तो दोस्तों वो जानते हो क्या करता है, जो आमाशय का पहला भाग रूमेन है जब उसमें दोस्तों अपने द्वारा खाए गए घास को उसमें जमा करता है तो उसी घास को पुनः से अपने मुख में लाकर उसे अच्छी तरीके से चबाता है। अगर दोस्तों ये अच्छी तरीके से नहीं चबाएगा तो रूमेन से जो घास है वो बिल्कुल भी आपके आमाशय के दूसरे भाग रेटिकुलम अर्थात ओमासम में नहीं जाएगा। देखिए रेटिकुलम और रूमेन दोनों एक ही भाग है, ओमासम की बात कर रहे हैं, ओमासम में नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या करता है कि वह उसको चबाता है। चबाने से क्या होता है कि जो दोस्तों आपके घास होते हैं यानी जो भोजन होता है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जटिल स्वरूप को त्याग कर वह सरल स्वरूप पे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप रूमेन को देख रहे हैं तो रूमेन में दोस्तों क्या होते हैं कि रूमेन में दोस्तों आपके सूक्ष्म जीव होते हैं और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों वह घास को पचाने में अपनी बहुत ही एक अहम भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो आपके गाय होता है चाहे जो पशु होते हैं उनके मुख में जो लार होता है वो भी दोस्तों क्या करता है कि जो घास होते हैं या जो भोजन होते हैं आपके सेलुलोज वाले भोजन जो होते हैं उनको जटिल से सरल रूप में तोड़ने में अपना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं जानते हैं रूमेन के बारे में, नहीं देखते हैं गांव के कुछ लोग भी बोलते हैं कि देखा देखा गैया पोगरी करती है, तो पोगरी मतलब समझ रहे हैं ना, मुँह चलाती है अंदर से जो भोजन है उसको मुख मिलाकर उसको वो चलाती रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे जो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं रूमेन का। तो दोस्तों देखिए रूमेन में बताया जा रहा है, देखो इससे देखकर आप लोग डरना मत कि इतना बड़ा लिखवा है इतना हमको लिखना पड़ेगा, भैया ये आपके हाथ में है, मन करे तो लिखना और ना मन करे तो भाई मरे। हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं और ना ही आपके हाथ में हथकड़ी लगाकर हम आपसे जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आप इसको उतारिए लो। मन होगा तो उतार लेना और नहीं मन होगा तो केवल समझकर मेरे वीडियो को छोड़ देना। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है आमाशय का सबसे बड़ा भाग रूमेन कहलाता है। निगला हुआ घास आमाशय के प्रथम भाग रूमेन में ही इकट्ठा होता है यानी वहां पर जमा होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। आगे है इस भाग में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक कहने का मतलब कि परिपूर्णता इसमें पाचन नहीं होता, संपूर्णता पाचन नहीं होता। ठीक है, इसलिए आमाशय के प्रथम भाग रूमेन को जुगाल या कट भी कहते हैं। जुगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों इसी भाग से घास को या सेलुलोज वाले भोजन को दोस्तों वो पुनः से अपने मुख में लाकर ये जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, चबाते रहते हैं। और इनके जो चबाने की क्रिया होती है वो दोस्तों जुगाली अर्थात पोगरी के रूप में जानी जाती है। तो जुगाली का जो नाम है दोस्तों वो इसके नाम से ही लिया गया है, यानी रूमेन के नाम से ही लिया गया है। तो रूमेन के एक और नाम है जिसको हम लोग जुगाल या कट के रूप में भी क्या करते हैं जानते हैं। समझेंगे कि क्यों इसको जुगाल या कट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए साथ ही इसमें बताया जा रहा है दोस्तों अगर हम बात करें इसके स्वरूप का तो इसका दोस्तों जो स्वरूप होता है देखिए कैसा होता है। रूमेन कई पेशीय थैलियों, पेशीय मतलब जो कि दोस्तों कैसे होते हैं, मांस के होते हैं, मांसल संरचना वाले जिसपे बिल्कुल भी कोई हड्डी नहीं होता उसको बोलते हैं पेशीय। ठीक, जिसमें दोस्तों केवल आपके कोशिकाएं उत्तक का दोस्तों क्या होता है, संयोजन रहता है। रूमेन कई पेशीय थैलियों, कपाल थैली, उदर थैली, उदर अंध थैली और रेटिकुलम से बना होता है। तो मैंने बताया आप लोग को कि रेटिकुलम और रूमेन दोनों दोस्तों आपके अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बस क्या होता है कि दोस्तों इसका जो स्वरूप है वो रूमेन से थोड़ा सा अलग हो जाता है कपाल के रूप में, यानी उत्तक से थोड़ा सा ये अपने स्वरूप को अपने आकार को थोड़ा सा रूमेन से अलग कर लेता है, इसीलिए दोस्तों इसका एक नाम दे दिया जाता है रेटिकुलम। ठीक, रेटिकुलम से बना होता है। तो थोड़ा सा देखिए, तो आप लोग देखो यहाँ ध्यान से, ये आप देख सकते हैं ये आपका दोस्तों क्या है, ये हमारी गाय माता है। इन गाय माता में दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा जो देख रहे हैं ना, पूरा ये ब्लैक कलर वाला मतलब ये पूरा जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये पूरा क्षेत्र है। देखो भाई पूरा क्षेत्र कर दे रहे हैं, रुको सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला बिल्कुल भी नहीं और ये वाला बिल्कुल भी नहीं, हाई पूरा क्षेत्र है,
देखो दोस्तों, ये पूरा क्षेत्र आप जो देख रहे हैं ना, हाई पूरा क्षेत्र, हाई पूरा क्षेत्र, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रूमेन बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये भी आपके रूमेन में ही आता है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसका जो स्वरूप है थोड़ा सा कपाल के रूप में, यानी गोल दोस्तों, गोल आकार के रूप में थोड़ा सा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कपाल थैली के रूप में ये बाहर निकल जाता है, कपाल थैली के रूप में बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो दे दिया जाता है रेटिकुलम। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा रूमेन, और ये आपका हो गया कौन सा, तो ये आपका हो गया आपका आमाशय का दूसरा भाग रेटिकुलम, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यह जो रूमेन है वो पेशीय थैलियों, यानी पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा दोस्तों आपका पेशीय है, ठीक है, इसमें कोई भी दोस्तों हड्डी नहीं है। उसके बाद कपाल थैली, कपाल मतलब जो दोस्तों कपाल मतलब जो गोल रहता है, तो देखिए ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, देखिए नीचे नीचे गोल है ना, गोल है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कपाल थैली, गोल दोस्तों फूला हुआ रहता है, ठीक। उसके बाद उदर थैली, उदर थैली मतलब जो पेट होता है, मतलब पूरा का पूरा जो आपका आमाशय है उसी को क्या बोलेंगे, पेट बोलेंगे। पेट को ही हम लोग उदर के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, उदर थैली। आगे है उदर अंग थैली। तो दोस्तों आपका यहाँ पर एक जानते क्या होता है, एक अंधनाल होता है, अंधनाल। देखिए यहाँ जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर वाला, इसको बोलते हैं अंधनाल, जो कि दोस्तों आपके सेलुलोज पाचन करने वाले जीवों में पाया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि क्या करते हैं कि भोजन का पाचन कराने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से जुड़ा रहता है। ये ब्लैक कलर का दोस्तों क्या करते हैं, अंधनाल से ब्लैक कलर से हम क्या करते हैं, इधर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये है हाँ, इसी अंधनाल से क्या होता है, ये आपका रूमेन जो है दोस्तों वो कनेक्टेड रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है और रेटिकुलम से बना होता है। तो देख सकते हैं यही क्या है, रेटिकुलम। तो रेटिकुलम भी किस में आ जाता है, तो रूमेन में ही आ जाता है, ठीक। आगे है, इसकी दीवार की परत छोटे उंगली जैसे उभारों से ढकी होती है, जिन्हें पैपिला कहा जाता है, जो चपटी होती है। इनके जो दीवार होते हैं, जो इनके रक्षा जो कवच होता है, वो जानते कैसा होता है, वो होता है दोस्तों छोटे उंगली जैसे उभार वाला, ठीक है, जिन्हें हम लोग पैपिला के रूप में जानते हैं। इसे आप लोग समझ कर रखना, ठीक। और साथ ही ये जो पैपिला होता है वह दोस्तों चपटा होता है। बात करते हैं दोस्तों अगर आगे, तो देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है यह माइक्रोबियल किण्वन का प्राथमिक स्थल है। तो माइक्रोबियल का मतलब क्या हुआ, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, अब बियल का मतलब होता है दोस्तों जीव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में भी भोजन को पाचन कराने में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम लोग एंजाइम के रूप में जानते हैं, उनका दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपके रूमेन में भी क्या होते हैं, आपके रूमेन में भी माइक्रोबियल होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव दोस्तों उपस्थित रहते हैं एंजाइम के रूप में, जो कि घास को पचाने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक। लेकिन ये संपूर्णतः नहीं पचा पाते, इनका जो पाचन होता है रूमेन में सेलुलोज का, वो दोस्तों आंशिक होता है, परिपूर्णता बिल्कुल भी नहीं हो पाता, ठीक है। और ये जो किण्वन देख रहे हैं आप, तो किण्वन का मतलब क्या होता है, किण्वन का मतलब होता है कि जब पाचन की क्रिया छोटे जीवों द्वारा कराया जाता है, यानी जब आपका जो भोजन होता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट वाले जो भोजन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वाले जटिल जो भोजन होते हैं, अगर उनका दोस्तों सरलीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से, तो यही विधि आपके किण्वन के रूप में जानी जाती है। इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। और यही दोस्तों संपूर्णता जो नाम है वो आपका माइक्रोबियल किण्वन के रूप में क्या होता है, वो जाना जाता है। और साथ ही मैं आप लोग बता दूं कि ये जो प्रक्रिया होती है माइक्रोबियल किण्वन की, वह होती है अवायवीय श्वसन में, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों ऑक्सीजन नहीं रहता, यानी यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। रूमेन में दोस्तों बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो आपके सेलुलोज वाले जो भोजन होते हैं, उनका पाचन इसी माइक्रोबियल किण्वन की सहायता से क्या होता है, वह होते रहता है, जो कि दोस्तों आपके रूमेन में भेटाते हैं। और इसलिए दोस्तों यह प्राथमिक स्थल आपका रूमेन कहलाता है। किसके लिए, तो माइक्रोबियल किण्वन के लिए, ठीक, समझ पा रहे होंगे। आगे है, भोजन लार के साथ मिश्रित होता है, जो ठोस और तरल पदार्थों की परतों में अलग हो जाता है, तब जाकर ठोस पदार्थ आपस में जुड़कर कण बनाते हैं। इसके बाद जुगाली की जाती है, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं के मुख में क्या होता है, लार होते हैं, क्योंकि लार क्या करता है कि भोजन को दोस्तों काफी तरल बना देता है, जिससे कि जो भोजन होता है वो ग्रास नली के माध्यम से सरलता पूर्वक वो आमाशय में प्रवेश कर पाता है, ठीक। तो लार के होने से क्या होता है कि जो आपका भोजन होता है यह दोस्तों ठोस और तरल पदार्थों की परतों में अलग हो जाता है, और इस प्रकार से जो आपके केवल ठोस पदार्थ बच जाते हैं वे सारे आपस में जुड़कर कण बनाते हैं, जिसे हम लोग जुगाल के रूप में भी क्या करते हैं, जानते हैं, जो कि आपके रूमेन में क्या होता है, उपस्थित रहता है। देखिए कण को ही क्या बोलते हैं, जुगाल बोलते हैं,
ठीक है। और ये जो जुगाल है, ये जो कड है, वो किसको बोलते हैं, तो हम लोग रूमेन को बोलते हैं। और रूमेन क्या करता है, तो दोस्तों ये जो रूमेन है वह ग्रासनली से आए हुए जो दोस्तों भोजन है उसको वह रखने का काम करता है। अर्थात यह एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, भोजन को इकट्ठा करने वाला यह एक प्रकार का पेशीय थैली होता है। ठीक है, आगे है इसमें इसे पूरी तरह से लार के साथ मिलाने और कणों के आकार को तोड़ने के लिए चबाया जाता है। लार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह माइक्रोबियल आबादी के लिए तरलता प्रदान करता है। माइक्रोबियल आबादी मतलब जो सूक्ष्म जीवों का जो स्वरूप है, जो इनकी संख्या में जो वृद्धि है वो ज्यादा मात्रा में हो पाती है लार की उपस्थिति में। और पौगरी करने क्रम में यानी जुगाली करने क्रम में जब लार की सहायता से दोस्तों ये भोजन को चबाते हैं ये जीव, ठीक है, यानी पौगरी करने क्रम में जब लार की सहायता से भोजन को दोस्तों जब ये चबाते हैं ये जीव, तो जानते हैं उस स्थिति में क्या होता है, ये जो भोजन होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यह दोस्तों खंडित हो जाते हैं। ठीक, जिससे कि पाचन की व्यवस्था में कोई भी परेशानी नहीं होती है। देखे ना उनके मुंह में क्या रहता है, व्हाइट व्हाइट रहता है, पूरा मुंह में दांतों में देखना ना लगता है सरफ जैसा एकदम व्हाइट व्हाइट। तो यही दोस्तों उनका क्या होता है, लार रहता है, एकदम गाज जैसा रहता है। ठीक है, तो इतना तक दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो इसका दूसरा आमाशय वाला भाग है उस पर। तो जानते हैं कि जो आपका रूमेन है वही आपका रेटिकुलम है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेटिकुलम जो है वो रूमेन से भिन्न क्यों है। ठीक है, बताया जा रहा है यह जुगाली करने वाले जंतुओं के 4 कक्षीय आमाशय का दूसरा कक्ष है। ठीक, शारीरिक दृष्टि से यह रूमेन के साथ साथ रेटिकुलोरूमेन का छोटा भाग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो रेटिकुलोरूमेन जो आप देख रहे हैं, तो दोस्तों ये जो रेटिकुलो जो रूमेन है वो आपके रूमेन और रेटिकुलम से मिलकर ये नाम बना हुआ है। कहने का मतलब कि आपका रेटिकुलम और जो आपका रूमेन है वो बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। बस इनका स्वरूप बदलने के कारण ही इनका जो नाम है वो रूमेन से अलग हो चुका है रेटिकुलम के रूप में। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये दोस्तों कहलाएंगे रेटिकुलोरूमेन। ठीक, और यहाँ पर फिर देख सकते हैं बताया जा रहा है यह दोनों दोस्तों हम 2 बार लिख दिए हैं, आपको एक बार लेना। ठीक है, ये दोनों डिब्बे मतलब उभार के रूप में है ना, यानी यह दोस्तों बड़ी थैली के रूप में है। देख सकते हैं ये पूरा बड़ी थैली के रूप में है। ठीक, डब्बा के रूप में, यानी भोजन एकत्रित करता था डब्बे ना, हाँ, और ये भी क्या है, डब्बा है। तो ये दोनों डिब्बे मिलकर कुल पेट के आमाशय का 84% बनाते हैं। यानी कुल पेट का जितना दोस्तों परसेंट है, यानी 100% का कुल पेट जो है आपका अगर 100% है तो इसे 100% में 84% जो भाग होता है यह दोस्तों रेटिकुलोरूमेन का ही होता है। रेटिकुलोरूमेन मतलब कि एक भाग आपका हो जाएगा रूमेन और दूसरा भाग आपका हो जाएगा रेटिकुलम। ठीक है, आगे है रेटिकुलम, डायाफ्राम, फेफड़े, एबोमासम, रूमेन तथा यकृत से सटा होता है। तो दिखाते हैं आपको कि दोस्तों वास्तव में सटा हुआ है या नहीं। देखिए ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि रेटिकुलम कौन है, तो ये वाला है। तो दोस्तों ये जो डायफ्राम है, तो आपको पता है कि जो डायफ्राम होता है वो ग्रास नली के पास ही होता है, जैसे हम लोग का होता है ना आमाशय के पास ही डायफ्राम। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पास ही क्या होगा, डायफ्राम होगा, इसके पास ही डायफ्राम होगा। तो जब इसके पास डायफ्राम होगा, डायफ्राम, तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होगा, देखिए सट रहा है, इससे सट रहा है ना। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये दोस्तों रेटिकुलम से क्या हो रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। उसके बाद फेफड़े, तो दोस्तों ये फेफड़े से भी क्या करेगा, स्पर्श करेगा, क्योंकि फेफड़ा फेफड़ी तो हम बनाए नहीं है यहाँ पर। तो अगर बनाए होते तो ये दोस्तों इसे स्पर्श करता। उसके बाद है एबोमासम। तो दोस्तों ये जो एबोमासम है वो आपके आमाशय का चौथा भाग है। तीसरा भाग है ओमासम और चौथा है आपका एबोमासम। तो एबोमासम जानते हैं इसमें से कौन है, देखो जो एबोमासम है वो दोस्तों आपका कनेक्ट रहता है छोटी आंत से। तो छोटी आंत कहाँ है, है ना, देखिए जो पाइप देख रहे हो आप, ये पाइप यही आपका क्या है, छोटी आंत है। तो इसी से आपका कनेक्ट रहता है। तो हाई आपका हो जाएगा, हाई थैलिया, हाई जो थैलिया देख रहे हो ना, ये वाला थैलिया, इसी को जानते क्या बोलते हैं, एबोमासम। देखो एबोमासम, इसी थैली को बोलेंगे एबोमासम। तो इस थैली से देखो ये कनेक्ट है, यानी इससे क्या है, यह जुड़ा हुआ है। कौन, तो आपका रेटिकुलम। आगे है रूमेन। तो रूमेन का दोस्तों ये रूमेन से तो आपका निकल ही के आया है, तो जुड़ा तो रहेगा ही। ठीक है, आगे है फिर उसके बाद दोस्तों आपका यकृत है, यकृत से सटा होता है। तो यहीं पर दोस्तों क्या होता है, यकृत भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए उससे वो स्पर्श करेगा ही करेगा। तो इतना सब कुछ आप लोगों ने जाना। अगर हम बात करें आगे, बताया जा रहा है रूमेन और रेटिकुलम संरचना और कार्य में बहुत करीब है, यानी दोनों का जो कार्य होता है वो लगभग एक समान ही होता है, और इसलिए इन्हें एक अंग माना जा सकता है, यानी बिल्कुल भी अलग अलग माना नहीं जा सकता। ठीक, एक ही अंग रूप में हम लोग जानते हैं। वे केवल ऊतक की पेशीय तह द्वारा अलग होते हैं। तह मतलब सतह, यानी
पेशीय जो ऊतक के जो सतह होते हैं उनके द्वारा ही दोस्तों यह अलग हो जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो रेटिकुलम है वो खत्म हुआ। अब क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं जो आपका तीसरा भाग है अमाशय का, ओमाशम, उस पर। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसमें क्या हो सकता है। तो ओमाशम में जानते हैं दोस्तों क्या होता है, जब आपके रूमेन में जब भोजन आता है और उस रूमेन में उपस्थित जो माइक्रोबियल जो दोस्तों आपके किण्वन प्रक्रिया द्वारा इसका पाचन दोस्तों हो जाता है, तो उस स्थिति में आपका जो सेलुलोज वाले भोजन होते हैं वो अपने सरल अवयवों में खंडित हो जाते हैं। और जब ये अपने सरल अवयवों में खंडित हो जाते हैं तो उस स्थिति में अब ये जो दोस्तों आपका रूमेन होता है, यानी रूमेन इसको बोल सकते हैं रेटिकुलो रूमेन, ये जो आपका रेटिकुलो जो रूमेन होता है अब यह बिल्कुल दोस्तों तैयार होता है किसमें खुलने के लिए, तो ओमाशय में खुलने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब तक आपके रेटिकुलो रूमेन में भोजन का परिपूर्णता पाचन नहीं होगा तब तक वो बिल्कुल भी ओमाशय में नहीं खुलेगा। ठीक, तो जब पाचन हो जाएगा तब ये ओमाशय में खुलेगा। जब ये दोस्तों ओमाशय में खुलेगा तो ओमाशय में क्या करेगा आप लोग समझना। देखिए ओमाशय में बताया जा रहा है, इसमें ओमाशय कहाँ है, देखो इसमें ओमाशय दोस्तों कहाँ है, ये है जो आप हम तो ग्रीन कलर दिखा दिए हैं, ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं ना ऊपर वाला, ये वाला इसी को बोलेंगे जी ओमाशय। देखो है ना ओमाशय रेड कलर से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओमाशय बोलेंगे। तो बताया जा रहा है यह जुगाली करने वाले जंतुओं के 4 कक्षीय अमाशय का तीसरा कक्ष है, क्योंकि मैंने बताया था कि 4 कक्षा होता है अमाशय का जुगाली करने वाले जंतुओं के। ओमाशय रेटिकुलम से रेटिकुलो ओमाशल छिद्र के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है। दोस्तों देखिए ओमाशय जो है वो क्या करता है कि रेटिकुलम से, जो दूसरा भाग है आपका ये वाला रेटिकुलम, तो उससे क्या करता है कि रेटिकुलो ओमाशल दोस्तों जानते क्या होता है, एक छिद्र होता है जो कि रेटिकुलम को जोड़ता है किससे, तो ओमाशय से जोड़ता है। तो रेटिकुलम को ओमाशय से जोड़ने वाले छिद्र को बोलते हैं रेटिकुलो ओमाशल। ठीक, और उसी छिद्र के माध्यम से यह दोस्तों जो ओमाशय में वो अपने पास भोजन को प्राप्त करता है। और जो ओमाशय में वो क्या करता है कि एबोमाशल जो छिद्र है आपका, वो जानते हैं किसको बोलते हैं, एबोमाशल जो छिद्र है वो दोस्तों हम लोग ओमाशय और जो आपका चौथा भाग है एबोमाशय से जुड़ा हुआ जो छिद्र है उसी को बोलते हैं। तो अब ये क्या करेगा, जिस प्रकार से ये दिया ना, यानी जो रेटिकुलम है वो दिया किसको, तो ये दोस्तों दिया ओमाशय को भोजन। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो ओमाशय है अब ये क्या करेगा कि एबोमाशल छिद्र से वो अब किसको भोजन दे देगा, तो एबोमाशय को दे देगा। तो वो डायरेक्टली नहीं देगा, वो दोस्तों क्या करता है कि सबसे पहले अपने पास यह भोजन को पाचन कराता है। जब इसके पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तभी दोस्तों क्या होगा कि जो ओमाशय में वो आपके अमाशय का जो चौथा भाग है एबोमाशय, इसमें दोस्तों यह खुलेगा। जब ये दोस्तों देख लेता है कि हाँ ये जो भोजन है अब वो एबोमाशय में जाने के लिए तैयार है, तभी दोस्तों ये खुलेगा, अन्यथा यह बिल्कुल भी नहीं खुल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें ओमाशय के आकार का, तो दोस्तों ओमाशय के जो आकार होते हैं वह गोलाकार से अर्धचंद्राकार होता है। यानी कि कभी कभी दोस्तों आपको गोलाकार भी दिखाई देगा, यानी कुछ जीव में गोलाकार भी दिखाई देगा और कुछ जीव में आपको अर्धचंद्राकार भी दिखाई देगा, जिसमें पुस्तक के समान पन्ने होते हैं। जैसे पुस्तक में पन्ना होता है ना, देख सकते हैं इसमें पन्ना है ना, पन्ना ऐसे पन्ना, उसी में दोस्तों मुलायम जानते क्या होता है, उसमें मुलायम ऐसा ही उसमें पन्ना भी रहता है, जिसको हम लोग पन्नी के रूप में भी क्या करते हैं जानते हैं। ठीक, उसमें रहता है, आप लोग देख लेना सर्च मारकर, या मैं फोटो भी दे दूंगा तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद है जिसे ओमाशय लेमिनाई कहा जाता है, उसी पन्नी को बोलते हैं ओमाशय लेमिनाई। यह वाष्पशील फैटी एसिड तथा अमोनिया को भी अवशोषित करता है। अमोनिया करने का मतलब कि दोस्तों आप जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे दोस्तों अपने पाचन के स्वरूप को बनाए रखने के लिए और अपने पोषक तत्व की प्राप्ति के लिए दोस्तों नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करते हैं। और नाइट्रोजन से क्या होता है कि उन्हें दोस्तों नाइट्रोजनी लवण प्राप्त होता है। और इस प्रकार में क्या होता है कि जब घास खाने वाले जंतु जब उसको ग्रहण करते हैं तो उनमें दोस्तों अमोनिया भी तैयार होता है। और ये जो अमोनिया का अवशोषण है यह दोस्तों कहाँ होता है, तो आपके ओमाशय में होता है। सारा चीज़ ईश्वर कितना अच्छी तरीके से बना है आप खुद देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका अगला भाग है चौथा एबोमाशय, उस पर। तो देखिए एबोमाशय कहाँ पर है, तो एबोमाशय दोस्तों मैंने बताया ना यहाँ पर है, यही है एबोमाशय जो कि छोटी आंत से कनेक्ट रहता है। यह दोस्तों आपका क्या होगा, यह जुगाली करने वाले जंतुओं का चौथा और अंतिम अमाशय होगा जो रेनेट स्रावित करता है। तो रेनेट क्या है भाई, देखो तो
ये रेनेट क्या है? रेनेट, तो दोस्तों जानते हैं रेनेट क्या है? रेनेट एंजाइमों का एक समूह है, यानी दोस्तों एंजाइमों के समूह को रेनेट बोलते हैं। और इसी में दोस्तों क्या होता है, यानी आमाशय के इसी भाग में क्या होता है कि भोजन का परिपूर्णता पाचन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब बाकी जो बचा कुछ जो पाचन होता है, पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह दोस्तों छोटी आंत में होती है, और जब छोटी आंत कर देगी तो फिर उसके बाद वो क्या करेगी, वो बड़ी आंत को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो आपके एबोमासम में जो आपके रेनेट होते हैं, रेनेट यानी एंजाइमों के जो समूह होते हैं, अब क्या करते हैं कि जो भोजन आया है एबोमासम में उस पर दोस्तों वो प्रतिक्रिया करके उसे बहुत ही सरल भागों में खंडित कर देते हैं, यानी सरल रूप में उसको दोस्तों परिवर्तित कर देते हैं। जब सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उसके बाद जो आपका एबोमासम है अब वो क्या करता है कि अब वो छोटी आंत में खुल जाता है। ठीक है, जब वो छोटी आंत में खुल जाता है तब दोस्तों आपके छोटी आंत के छिद्र द्वारा जो भोजन है वह दोस्तों प्रवेश करता है, और छोटी आंत जो है दोस्तों वह जुड़ा रहता है किससे पता है? जो छोटी आंत है वो जुड़ा रहता है अंधनाल से। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अंधनाल। और इसी अंधनाल में दोस्तों सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि भोजन के पाचन क्रिया में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस अंधनाल में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दोस्तों छोटी आंत में आए हुए जो भोजन है जिनका दोस्तों पाचन परिपूर्णता नहीं हो पाता है तो उसको दोस्तों वो पचा देते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी छोटी आंत में ही इनका जो पाचन है वो परिपूर्णता हो जाता है। और जब पाचन परिपूर्णता हो जाता है और जिसका पाचन नहीं होता, जो अपच पदार्थ होता है, जो वर्ज्य पदार्थ होता है, तो वह दोस्तों चला आता है, जानते कहाँ? वह चला आता है बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत क्या करता है कि अपने प्रक्रिया के आधार पर इनका जो प्रोसेस होता है बड़ी आंत का, वो अपना पूरा प्रोसेस करके वह दोस्तों मलाशय द्वारा मल द्वार की सहायता से वो बाहर निकल जाते हैं। किसको? तो दोस्तों जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं इन जंतुओं का, उसको। तो इस चीज को आप लोगों ने समझा। थोड़ा सा इसमें मैंने छोड़ा था, देखिए भोजन को तोड़ने के लिए आवश्यक HCl और पाचन एंजाइमों को छोड़ने के लिए एबोमासम ग्रंथियों से सुशोधित होता है, यानी इसमें दोस्तों ग्रंथि होता है जिससे दोस्तों क्या होता है कि स्राव होते रहता है, यानी पाचक रस का स्राव होता है जो कि भोजन को पचाने में अपना महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों यह रखते हैं। यहीं पर जुगाली करने वाला प्राणी रूमेन में पैदा होने वाले रोगाणुओं को पचाता है, यानी रूमेन में जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु मतलब जो जंतुओं के शरीर को कष्ट पहुंचाए, इनको क्षति पहुंचाए, उन्हीं को बोलते हैं रोगाणु। तो दोस्तों ये भी क्या होते हैं? ये भी आपके इसी भाग में पच जाते हैं। किस भाग में? तो एबोमासम में। यह जुगाली ना करने वाले पेट के समान ही है, इसलिए इसे सच्चा पेट भी कहते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से आपकी पेट की जो क्रिया होती है ना, आपके पेट में आमाशय की जो क्रिया होती है वो क्या करता है? आमाशय क्या करता है कि आपके भोजन को पचाकर वो छोटी आंत में देता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो एबोमासम है ये भी क्या करता है कि भोजन को पचाकर छोटी आंत में ट्रांसफर कर देता है। तो जैसा गुण दोस्तों आप अपने आमाशय में देख सकते हैं, वैसा ही गुण दोस्तों जो आमाशय का जो चौथा भाग है इन घास चरने वाले जंतुओं के, तो दोस्तों ये जो एबोमासम देख रहे हैं ना उसमें भी देखा जाता है, इसीलिए इसको सच्चा पेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख पाए कि आपके घास चरने वाले जंतुओं में जो पाचन की क्रिया होती है वो किस तरीके से संपादित होती है। ज़्यादा बिल्कुल भी कुछ भारी इसमें नहीं है, बस केवल समझने की चीज़ है। अगर आप समझ जाते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से तो समझिए कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसमें और ज़्यादा दोस्तों बिल्कुल भी विशेष नहीं है। अब ज़्यादा विशेष है भी तो दोस्तों मैं आप लोग को बता के क्या करूँगा, जितना आप लोग को जानना है, जितना समझना है उतना ही दोस्तों काफ़ी है। अगर इतना दोस्तों आप लोग याद रखते हैं तो ये दोस्तों बहुत सारे आपके एग्जाम में भी क्या कर सकता है, ये दोस्तों आपका हेल्प कर सकता है, आपका सहायता कर सकता है। इससे अधिक दोस्तों कोई बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। हाँ कुछ पूछ सकता है कि एबोमासम में कौन से आपके एंजाइम्स होते हैं, तो आप दोस्तों बता सकते हैं लाइपेज होता है, फिर पेप्सिन होता है, फिर दोस्तों आपके लाइजोसोम होता है। ये सब जानते हैं क्या होते हैं? ये सब एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन के पाचन क्रिया में अपना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।